जगत के लिए तृण, कण, स्फुलिंग और बूंद का स्वरूप समान होता है। तृण से आवास बनता है, तिनका तिनका जोड़ करके कुटी बनाई जाती है, झोपड़ी तैयार की जाती है और कण कण जोड़ करके महलों का निर्माण होता है। बूंद बूंद से समुद्र बनता है और स्फुलिंग जो चिंगारी है उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। यह सृष्टि की नियति है। तृण बहुत छोटा स्वरूप उसका होता है, लेकिन जब वह बहुसंख्या में होता है तो किसी के लिए आश्रय बनता है और जब स्फुलिंग का संपर्क होता है तो आग की ज्वाला उस तिनके से प्रज्वलित हो जाती है। 1857 का संघर्ष, अगर महलों ने आग दी थी, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। तो जो अग्नि के कण हैं, जो प्रस्तर के कण हैं और जल की जो बूंदें हैं और जन के लिए जो तिनका है वह सहारा भी बन जाता है। तिनके का सहारा बहुतों के लिए शुभदायक होता है। जिन क्षणों में व्यक्ति आघात में आता है, कोई एक छोटा सा निचले स्तर का जो व्यक्ति है उसमें प्रेरणा और शक्ति का बोध कराता है। इस प्रकार तिनका भी सहारा होता है। परिवार के एक एक सदस्य के संस्कृत आचरण और स्वभाव से परिवार निर्मित होता है और परिवारों से ग्राम और समाज बनता है। समाज के व्यवहार और आचरण और उनके कार्य कृत्य आचार विचार संस्कृति का रूप लेते हैं। और जब संस्कृति का समुच्चय होता है तो इधर राष्ट्र चेतना जागृत होती है और जिस भूमि पर हम निवास करते हैं उसके संरक्षण के लिए ऊर्जा पैदा होती है। वही देश होता है और उसी देश की आत्मा राष्ट्र भाव है, उसके रक्त का प्रवाह है, उसके संचरण की का आधार है।
और जहाँ रक्त का संचरण नहीं होता वहाँ निस्तेज होता है। शिव भी जब शक्ति विहीन होते हैं, शक्ति उनसे अलग हो जाती है, तो शव मान लिया जाता है। इसी तरह से जो प्राण शक्ति है व्यक्ति के भीतर, अगर वह समाप्त होती है तो शव का स्वरूप ले लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि ज्वाल में स्फुलिंग चिंगारी का उतना ही महत्व है जितना महलों का, बल्कि महलों की अपेक्षा तिनके का आधारभूत तत्व जीवंत बनाता है समाज को, संस्कृति के प्रवाह को। इसी प्रकार से बूंद बूंद का संचय ही समुद्र का स्वरूप होता है। कण का, अणु का संचित स्वरूप ही परमाणु होता है, जिससे निर्माण भी होता है, संहार भी होता है। एक एक सैनिक का एकत्रीकरण देश की शक्ति का सामूहिक प्रतीक बन जाता है। एक एक अस्त्र और शस्त्र का संग्रह सैन्य प्रशासन के लिए सुलभता प्रदान करता है। इसलिए जो सबसे लघु तत्व है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लोकतंत्र भी एक एक मत के संग्रह से संचालित होता है। विधान बनते हैं, शासन होता है, न्याय की प्रक्रिया चलती है। तो जितना बूंद का महत्व है, जितना कण का महत्व है, जिसको एक एक को जोड़ करके जो महलों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से तिनके को जोड़ जोड़ कर आवास बनता है। जिन झोपड़ियों में ब्रह्म ज्ञान हुआ, ऋषियों के आश्रम में जहाँ ग्रहों की स्थिति का बोध हुआ, जो ब्रह्मविद हुए, जो शूरवीर हुए, निर्लोभिता का भाव संस्कार में आया, जितेंद्रियता की प्रकृति का विस्तार हुआ, परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति और संस्कृति का प्रवाह सदैव बना रहा। जहाँ समाज संस्कृत हुआ, वहाँ हमारी संस्कृति प्रत्येक भाग में, आचरण में, कार्य में, दिशा में, रक्षण में, संरक्षण में, क्रियाशीलता में, वीरता में, पराक्रम में हमेशा प्रबुद्ध होती है। और जब यह प्रबुद्धता
पूर्णता विद्यमान रही तो राजा भी, शासक भी अपराजेय हुए। बाह्य आक्रमण, शत्रुओं का प्रभाव, भूमि के आहरण का वृत्त जिनकी प्रकृति में था, उसके विरुद्ध जन चेतना एक एक व्यक्ति से पैदा हुई, एक एक तिनके से पैदा हुई। तिनका आधारभूत तत्व है। झोपड़ी और निचले स्तर पर अपना जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति हैं, वही हमारी शक्ति के आधार होते हैं। जब इनकी उपेक्षा होती है तो समाज को संस्कृत करने वाले तत्वों की विलीनता हो जाती है। जब हम जनसैलाब का बोझ रखते हैं, बनाने की क्रिया में क्रियाशीलता होती है, वही जनसैलाब, जनसमूह सत्ता को भी परिवर्तित करता है, उसको संस्कारित भी करता है, उसको दिशा भी देता है और उसकी निष्क्रियता या उसकी निरंकुशता पर अंकुश भी लगाता है। समुद्र में बूंदों का ही संचय है। बूंद व्यक्ति का अस्तित्व वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ बूंद अगर समुद्र में विलीन हो जाती है और जो जन है वो अपनी राष्ट्र चेतना और देशभक्ति में समर्पित हो जाता है। एक एक जन का समन्वित रूप राजशक्ति होती है और उस राजशक्ति को प्राबल्य प्रदान करने वाला राष्ट्र चेतना का स्वरूप है। कहा गया है संस्कृत वाङ्मय में कि भूसी की आग की तरह से मत जलो सुलगो, तिनके की तरह प्रज्वलन पैदा करो। जिनके भीतर भूसी की आग की तरह सुलगने की प्रकृति है, उनके भीतर पीड़ा का संचार सतत बना रहता है। सिहरना, भीतर भीतर रोना, कल्पना, प्रकट न करना, ये सिहरन की प्रकृति समाज में पैदा होती है। वैसे ही जैसे भूसी की आग की तरह सुलगती रहती है। सुलगना और उसकी प्रकृति को मानव के लिए आचरित रखना शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो शूरवीर हैं वे तिनके की तरह प्रज्वलित हो जाते हैं अपने पराक्रम। उन शूरवीरों के लिए
जीवन तृण के समान होता है। और जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मांड के स्वरूप के ज्ञानी हैं, जिनमें ब्रह्मबोध है, उनके लिए जगत तृण के समान है। जो निर्लोभी प्रकृति के हैं, उनके भीतर संसार की किसी भी धन, ऐश्वर्य उसके लिए तृण के समान है। जो जितेंद्रिय है, नारी उसके लिए तृण के समान होती है। समाज को संस्कारित करने वाले ये तत्व, ये ज्ञान बोध हमारी संस्कृति को प्रसारित करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, जिनके भीतर इसका बोध है, उनके द्वारा संस्कार दिए जाते हैं। समाज में एक तरफ आगमन होता है, दूसरी तरफ निर्गमन भी होता है, अवतरण भी होता है और निधन भी होता है, गमन भी होता है। यही जीव के जीवन की प्रक्रिया है, अवतरण, आगमन। इसीलिए जो सृष्टि है उसमें संतुलन होता है, और संतुलन बनाए रखने के लिए ही ये अवतरण और निर्गमन की प्रकृति का बोध रहा है, हुआ है। कबीरदास यह कहते हैं कि तिनका तिनका जोड़ के मंदिर मस्जिद लियो बना, तो मंदिर में पूजा करे और मुल्ला मस्जिद में बाग लगाए। तो कबीर की यह उक्ति, मंदिर हो या महल हो या मस्जिद हो, उनका निर्माण कणों के संयोग से होता है। और एक ऐसा क्षण आता है कि जिन महलों का निर्माण जिसने किया है, अपने वैभव का संचार किया है, जब वह प्राकारों के परिसर में उसका शव होता है, तो बड़े बड़े लोग शवों के सहारा नहीं बनते। जो न्यूनतम स्तर के लोग हैं, वे शवों के क्रियाकर्म के लिए उन्हें उठाकर ले जाते हैं। जिन्होंने उसके वैभव में सुख और आनंद का भोग किया है, वह केवल अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं।
समाज में संस्कार के लिए हमेशा ये परंपरा रही है। शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से यह बोध कराया जाता है कि ये जीवन क्षणिक है, इसलिए सद्कर्म की आवश्यकता होनी चाहिए, वीरता और पराक्रम की आवश्यकता होनी चाहिए। सतियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर व्रत किया, पुरुषों ने अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए बलिदान किया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसको प्रेरित करने वाली हमारी संस्कृति है और हमारा संस्कार है। अवस्थी जी निसंदेह इस आदर्श को दिशा दे रहे हैं। शिक्षण के लिए, विद्या के लिए अगर व्यक्ति में यह बोध आ जाए कि जो ब्रह्मविद हैं उनके लिए जगत तृण के सदृश है और शूरवीर के लिए उसका जीवन तृण की तरह से है, और जो जितेंद्री हैं उसके लिए नारी तृण के समान है, और जो निर्लोभी हैं, जिनके भीतर लोभ की कामना नहीं है, उनके लिए समस्त वैभव तृण के समान है। फिर भी तृण का अपना महत्व है। एक एक तृण से ज्ञान प्रबोध होता है। जब बालक पृथ्वी पर आता है तो एक एक क्षण उसके लिए ज्ञान बोध का होता है, उसके विकास का होता है। तृण का महत्व, कण का महत्व, बूंद का महत्व इसलिए है कि उसी के संग्रहित स्वरूप से विकास होता है, जीवंतता बनी रहती है, संचरणशीलता होती है। लेकिन जब लोभ का प्रभाव होता है, मैलों के निर्माण की प्रकृति होती है, वैभवपूर्ण जीवन का स्वाद होता है, आहरण की प्रकृति बनती है, तो निसंदेह दूसरे पीड़ित होते हैं और कुछ में तो मर्मांतक पीड़ा होती है। इसीलिए हमारी सांस्कृतिक चेतना में तिनके का उदाहरण देकर अपने भीतर की प्रवृत्तियों को विकसित करने का, शिक्षित करने का, संस्कारित करने का कार्य किया गया है। तृण एक छोटा तत्व है, लेकिन
जगदम्बा सीता भी अगर पिता से वार्ता करती है, राजा दशरथ से वार्ता करती है, सामने आती है, तो उनके मुंह में तिनका होता है, बीच में तिनका। राजा दशरथ, जगदम्बा सीता। तिनका एक ओट की तरह होता है। तिनके की प्रकृति उसी प्रकार की है जैसे जल की बूंद की, प्रस्तरों के कण की, अग्नि के स्फुलिंग की। प्रसंगानुसार, संदर्भ की दृष्टि से उसे तुच्छ भी कहा जाता है, किंतु उसको महत्व भी दिया जाता है। यही है समाज का शिक्षण, समाज के भीतर संस्कारों का निर्माण और ज्ञान बोध की स्थिति, प्रकृति का विस्तार। मुझे प्रसन्नता है कि अवस्थी जी शिक्षण के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, सदाचरण के लिए, संस्कार पैदा करने के लिए, राष्ट्रभाव विकसित करने के लिए, देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए इन सूक्तियों और सुभाषित ज्ञानवर्धक स्वरूपों से वे अपना प्रकाश दे रहे हैं। इस प्रकार की निरंतरता अगर आएगी तो आज की जो शासन की प्रकृति है, उस प्रकृति में यह धारा भी प्रवाह में होगी और वह सागर के स्वरूप में वसुधा का भी कल्याण करेगी और पूरे विश्व में संस्कारों का संचार होगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कामना करता हूँ कि अवस्थी जी बराबर इस प्रकार के भावबोध से, विचार बोध से लोगों को अवगत कराते रहे, क्योंकि संग्रह भी सागर स्वरूप होता है। जैसे बूंद का संग्रहित स्वरूप सागर होता है, वैसे ही ज्ञान धारा का प्रवाह भी ज्ञान वारिधि बन जाता है।